एक नंबर सवाल है, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? घेटो शब्द का प्रयोग प्रायः मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास में एक बस्ती थी जिसका नाम यहूदी अर्थात यहूदी बस्तियों के लिए ही इस घेटो शब्द का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आज की दौर की बात करें तो इस घेटो शब्द का प्रयोग एक विशेष प्रकार की प्रजाति, एक विशेष प्रकार की जाति के जो लोग एक साथ रहने वाले हैं, उनके एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। कहने का मतलब है कि यूरोपीय इतिहास में घेटो शब्द का प्रयोग यहूदी बस्तियों के लिए किया जाता था, लेकिन आज इसका प्रयोग एक विशेष प्रकार की जाति, एक विशेष प्रकार की प्रजाति में रहने वाले जो लोग हैं उनके स्थान को यह घेटो शब्द सूचित करता है। दूसरा क्वेश्चन है, मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक युग यानी 1815 से लेकर के 1848 के बीच जो समय चला था, उस समय अवधि को हम मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की बधाई क्या थी? जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बधाई इस प्रकार से थी। पहली बधा थी, उस समय की बात करते हैं तो जर्मनी लगभग छोटे छोटे 300 टुकड़ों में बटा हुआ था। 300 टुकड़ों में बटे होने के कारण वहाँ के जो लोग थे उनकी सोच अलग अलग थी, उनकी समझ अलग अलग थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब कोई भी अगर देश हो या समाज हो, अगर कुछ टुकड़ों में वो विभाजित है, बटा हुआ है, तो उनकी सोच अलग अलग होगी, ये स्वाभाविक है। उनकी सोच अलग अलग होने के कारण उनमें एकता की भावना की कमी थी। अगर उनके अंदर एक राष्ट्र होने की भावना नहीं थी। ये सभी जो कारण थे जो जर्मनी के एकीकरण की बाधा के रूप में जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, शीत युद्ध क्या है? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें कोई देश या कोई व्यक्ति, कहने का मतलब है कि एक ऐसा युद्ध जिसमें आप किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल अपनी विचार के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को या अपने सामने वाला को जब आप नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उस युद्ध को हम शीत युद्ध कहते हैं। इसको वाक युद्ध भी कहते हैं, यानी वैचारिक भावनाओं का ठेस पहुंचाना, किसी अन्य देश का नीचा दिखाना, यही आपका शीत युद्ध कहलाता है। अर्थात शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें हम किसी भी प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उसको विश्व के सामने नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस युद्ध को हम शीत युद्ध की संज्ञा देते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या है? कई बार जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है रिपीट किया है। खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 को रूस और जापान के बीच में युद्ध होता है। रूस जापान से क्या होता है, हार जाता है। हारने के बाद रूस की जो अपमान जनता थी उनके अंदर क्रांति आ जाती है। लोगों का एक बहुत बड़ा समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहा था। उन लोगों का समूह पर जार की सेना ने बिना पूछे गोलियां बरसा दी, जिसके कारण हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और इस घटना को हम विश्व के इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह घटना जब हुई थी तो वो दिन रविवार था, इसलिए इसको हम खूनी रविवार की संज्ञा देते हैं। अगला क्रांति, अक्टूबर की क्रांति। अक्टूबर की क्रांति भी बिहार बोर्ड में क्लास 10 में कई बार पूछा हुआ है। तो ये जानते हैं कि अक्टूबर की क्रांति क्या है। 7 नवंबर
7 नवंबर 1917 की बात है। 7 नवंबर 1917 को जो उस समय सरकार की करेंसी की 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद, बैंक, कचहरी, डाकघर, सरकारी दफ्तरों पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण करेंसी सरकार वहां से भाग निकला और बोल्शेविकों ने उन सभी जगहों पर अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद नेतृत्वकर्ता के रूप में लेनिन को बनाया गया। यह घटना अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, इसके पीछे कारण यह है कि अगर पुरानी रूसी कैलेंडर को देखते हैं, क्योंकि रूस में 2 प्रकार के कैलेंडर चलता था, तो पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर का था, जिसके कारण हम उस घटना को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। कभी कभी अक्टूबर की क्रांति भी कहता है और कभी कभी बोल्शेविक क्रांति भी कहता है। इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है, दोनों का जवाब एक। सर्वहारा वर्ग। अगला प्रश्न है आपका, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का एक ऐसा वर्ग या समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, श्रमिक, ये सब जो आते हैं उसी को हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। अर्थात एक ऐसा वर्ग या समाज का वह वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, श्रमिक, ये सभी लोग जिस वर्ग में शामिल होते हैं उस वर्ग को हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। उसके बाद है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की हालात कैसी थी? कई बार पूछा है, ये दीर्घोत्तरीय में भी पूछता है और 2 नंबर में भी पूछता है। क्रांति से पूर्व यानी रूस में जो क्रांति हुआ था, उस क्रांति से पहले वहाँ के जो किसान थे, उन किसानों की स्थिति कैसी थी? सीधी सी जवाब है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की हालत अत्यंत दयनीय थी। दयनीय क्यों थी? कारण तो होगा ना, क्योंकि उस समय की जो सरकार थी, उस समय की सरकार निरंकुश सरकार थी। किसानों पर अत्यधिक कर का बोझ था, प्लस में उनकी जो उत्पादन क्षमता थी बहुत कम थी, काम करने की जो समय अवधि थी वो अधिक थी और उनकी जो मजदूरी थी वो कम थी। ये सभी कारण से वहाँ के किसानों की हालत अति दयनीय थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की हालत अति दयनीय थी, जिसका जिम्मेवार वहाँ की शासक था। इस प्रकार से देखते हैं कि जितना भी प्रश्न है, ये जो प्रश्न हम लिखे हैं, इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न 2023 में जरूर पूछेगा। ये जो है गेस किया गया है, हर साल जो है कुछ क्वेश्चन हम गेस करते हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।